बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे और जनाब तैयारी पकड़ लें क्योंकि आज लाहौर और मुख्तलिफ शहरों में बारिश होने की तवक्को है। सबसे पहले आप पकड़ें क्योंकि कल आप कह रहे थे कि मौसम तब्दील हो गया है और ठंड की शिद्दत में बड़ी कमी महसूस हो रहा था कि आपको लग रहा था कि ड्राई सीजन ही चल रहा है, कोई बारिश नहीं होने वाली। और जब भी हम बात करते थे शाम से बारिश, वो भी ये कहते थे कि ड्राई सीजन ही चलेगा, लेकिन अब तो भी धूप है। और पहले सोशल मीडिया ने बताया वैसे कि ये बारिश होने वाली है, कुछ अफवाहें लग रही थी। फिर कल हमने पता किया कि नहीं, एक सिस्टम दाखिल हो रहा है, बलूचिस्तान में जो है वो दाखिल हो चुका है और अब जो है वो बरसेगा जनाब। और फिर सोशल मीडिया पे वही वाली जो क्यासर आई है ना, वो चल रही है। मनफी में टेम्परेचर जाने वाला है, बारिश के बाद बहुत सर्दी हो जाएगी। ऐसा भी अभी कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अलबत्ता शिद्दत सर्दी की बहुत ज्यादा होगी, तो ख्याल रखिएगा। आज से बारिशें शुरू हो रही हैं, तो जो खुश्क सर्दी है इसका खात्मा हो जाएगा जी। कोयटा हो रही है। हाँ अली, बर्फबारी का अगर हम जिक्र करें, बारिश का जिक्र करें, तो कोयटा, मच, कशला, योब, चमन और इसके साथ साथ ज़ियारत, कान मेहतर ज़ई, तौबा चक ज़ई, कला अब्दुल्ला में भी बर्फबारी हुई है। जो कौमी शाहराएं हैं वहाँ से अब बर्फ़ हटाने का काम भी शुरू किया जा रहा है। साथ साथ आज शाम से जिस तरह से हम सिस्टम का जिक्र कर रहे हैं वो दाखिल होगा और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसाएगा और धुंध का राज भी बरकरार है कई इलाकों में। लेकिन सुबह जब हम लाहौर में देखें तो हमें काफी क्लियर था। क्लियर मतलब आपको दिखाई देता है, जो अबरलूद था वो भी नहीं, सनी डेज अभी हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही। और दोपहर में वही वाला मौसम होता है जिसमें आप कहते हैं कि यार ये धूप तो बड़ी चुभने वाली धूप लग रही है, ये ठंडी धूप नहीं है, लेकिन अच्छी, हाँ इसको भी इंजॉय करें। और खासतौर पर जो बारिश है उसके वाले से भी हमने आपको अपडेट दे दिया है। फिर आगाज में हम उसी अफसोसनाक सानहे का जिक्र करेंगे जो कराची गुल प्लाजा में अब जो आग लगी थी, उसके बाद फिर अब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो 5वें रोज भी जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक जितना एरिया ओपन है वो बता रहे हैं कि उसको सर्च कर लिया गया है, वहां कोई शख्स या लाश जो है वो अब मौजूद नहीं। जो एरिया बिल्डिंग गिरने की वजह से दब गया है वो अभी सर्च नहीं हुआ। और इसके साथ साथ डेफिनेटली वहां पे खतरा भी है, रेस्क्यूअर्स के जाने के लिए भी खतरा है और जो मलबा है उसके नीचे भी बहुत सारी ऐसा कहा जा रहा है कि बॉडीज दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। और इसके अलावा ज़राए फॉरेंसिक लैब के मुताबिक गुज़िश्ता रोज से अब तक मजमूई तौर पर 7 लाशों की DNA की मदद से शिनाख्त हो चुकी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू 1122 की जानिब से थर्मल कैमरास भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। DC साउथ जावेद नबी खोसो के मुताबिक मलबे से मजीद 20 से 25 अफराद की बाकियात मिली हैं। हमारे पास जो अपने अमलदार काम कर रहे हैं 1112 के KMC के और जो बाकी हमारे टेक्निकल स्टाफ, उन्होंने कहा है, उनकी वो डील करते रहते हैं सलाह के, उन्होंने कहा कि अंदाज़न ये 20 से 25 हो सकते हैं। मैंने इसीलिए 20 से 25 का कि हतमी फिगर जो है हमें मेडिकल लीगल अभी तक 11 लोग आइडेंटिफाइड हैं, कुछ लोगों के सैंपल ले लिए गए हैं, वो भी जल्द आइडेंटिफिकेशन आ जाएगी। और पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद कहती हैं कि आग की शिद्दत के बायस DNA शदीद मुतासर हुआ, शनाख्त के अमल में मुश्किलात का सामना है। हमने पोस्टमार्टम ज़रूर इन रिमेन्स को लेबल किया है, मगर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये कंप्लीट लाश नहीं है। दीज आर फ्रेगमेंट्री रिमेन्स, यानी पीसेस हैं। तो पीसेस में ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है DNA कैरी आउट करना। और इसी चीज़ पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं सैफुद्दीन एडवोकेट साहब, रहनुमा जमात इस्लामी कराची हैं। इसके साथ साथ यासीन जबलपुरी हमारे नुमाइंदे हमें गुल प्लाजा के बाहर से ही ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। सैफुद्दीन साहब, आपकी इजाज़त से मैं यासीन के पास पहले जाऊंगी। यासीन, इस वक्त की करंट सिचुएशन क्या है? जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अभी तक मजीद कितनी लाशें निकाली गई हैं और क्या बताया जा रहा है? जिस तरह से कहा गया कि 70% क्लियरेंस दे दी गई है बिल्डिंग को, तो अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो लापता हैं, तो उसके लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा? देखें, हफ्ते की शब रात 10 बजे के बाद लगने वाली आग पर पहले इब्तिदाई तौर पे आग बुझाने का अमल मुकम्मल किया गया। 2 रोज़ तक आग बुझाने का सिलसिला जारी रहा। उसके बाद कूलिंग का अमल जारी रहा। उसके बाद जो है अब रेस्क्यू की टीमें जो है वो इमारत में जो मलबा गिर गया है, इब्तिदाई तौर पे उन्होंने जो है वो जो बिल्डिंग खड़ी हुई है, जो मुनज़्ज़म नहीं हुई है, उसमें अंदर जाकर जो है वो क्लियर किया है। उसमें अब जो है वो कोई लाश मौजूद नहीं है, कोई शख्स मौजूद नहीं है। जो ओपन एरिया जहाँ पर लोग जा सकते हैं वहाँ तक वो लोग गए हैं। जहाँ पर ख़तरा ज़्यादा है इमारत के दोबारा गिरने का, वहाँ पर वो नहीं जा सके हैं। हम जो है वो मज़ीद जो है वो जो बेसमेंट जो है वो इमारत गिरने की वजह से दब गया है,
शुबात है कि उसके अंदर जो है मुमकिन तौर पे कोई लाशें या कोई शख्स मौजूद हो सकता है, जिसके लिए जो है रास्ता बनाया जा रहा है। बड़ी बड़ी हैवी मशीनों के जरिए, कटर के जरिए जो है वो जो बड़े बड़े पिलर गिर गए हैं उनको काटा जा रहा है। जो इमारत खड़ी हुई है उसके साथ भी जो है वो पिलर अटके हुए हैं। जैसे ही वो पिलर कटर के जरिए काट के गिराए जाएंगे, वो इमारत भी हो सकता है कि वो इमारत भी जो है वो ज़मीनपोश हो जाए, जिसके लिए एहतियात बरती जा रही है। मजमूई तौर पे जो है वो DC साउथ जावेद नबी खोसो का कहना है मजमूई तौर पे 55 से 60 अफराद की लाशें मिली हैं। क्योंकि 55 इसलिए कहा जा रहा है कि 55 जो है कन्फर्म है, जबकि 60 इसलिए कहा जा रहा है कि पीसीज में कुछ लाशें हैं, जबकि 48 का जो है वो पोस्टमार्टम मुकम्मल किया गया है। जबकि जो शनाख्तें हुई हैं वो DNA से वो 14 अफराद की जो है वो शनाख्तें मुकम्मल करके उनकी लाशें जो है विरसा के सुपुर्द कर दी गई हैं। जबकि मजीद जो है DNA की रिपोर्ट आने के बाद जो है शनाख्त का अमल मुकम्मल किया जाएगा। अब जो लाशें मिल रही हैं वो लाशें नहीं मिल रही बल्कि पीसीस की सूरत में आज़ा मिल रहे हैं। जो आज़ा मिल रहे हैं उनको भी अस्पताल ले जाके उनका भी DNA कराया जाएगा। अभी मुकम्मल लाशों को नहीं के बारे में नहीं कहा जा सकता। जबकि पुलिस की जो तहकीकात है वो भी तहकीकात भी जारी है। बिल्कुल। तो यासीन ये बताइएगा कि यहाँ बताया जा रहा है कि एक ही दुकान से 30 लाशें मिली हैं, ये इस सूरत हाल कैसे पैदा हुई, इसके हवाले से क्या तफसीलात सामने आ रही हैं? देखिए, वो लाशें एक ही दुकान से नहीं मिली हैं, एक ही दुकान के इतराफ से मिली हैं। क्योंकि लोगों ने जाहिर है पहले इब्तदाई तौर पे वहाँ पनाह ली होगी, उसके बाद फिर जब वहाँ भी आग तपिश आई होगी, आग ज़्यादा तेज़ हुई होगी, तो फिर वो निकल के आगे पीछे जाने की कोशिश की होगी। तो वो इत्तेफाक से उसी दुकान के अतराफ में जो है वो गिरे हैं, बेहोश हुए हैं, उसके बाद वो जाबाक हुए हैं। तो एक दुकान से नहीं मिली है, एक दुकान के इतराफ से मिली है वो लाशें। इसलिए जो है उमूमन ये चल रहा है कि एक दुकान से मिली है। हम एक बात की तस्दीक हुई है, पुलिस ने भी इसकी तस्दीक की है कि एक दुकान के इतराफ से मिली है। जी अच्छा यासीन, जरा हम चाहेंगे कि आप अपने कैमरामैन से कहें कि वो आपके अक़ब में जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जो सर्च ऑपरेशन जारी है, इस वक्त कहाँ तक पहुँचा है, ज़रा हमारे नाजरीन को भी दिखाएं। देखिए, हम कैमरामैन दिखाएंगे कि इस वक्त जो है रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो हैवी मशीनों के जरिए जारी। डंपर खड़े हुए हैं जिसमें जो है वो मलबा ले जाया जा रहा है। मलबा जो है वो पाक कॉलोनी थाने की हुदूद है, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी है, वो वहाँ पर KMC ग्राउंड है, मलबा वहाँ ले जाके फेंका जा रहा है। मलबे में जो है वो जो मलबा यहाँ से जाता है तो एक ताजिर का नुमाइंदा उस डंपर के साथ जाता है और उसको वहाँ पर डंप किया जाता है। वहाँ भी ताजिर के नुमाइंदे, पुलिस, KMC का अमला और दीगर बैठे हुए हैं, ताकि अगर उस मलबे में से कोई कीमती चीज़ जैसे नकदी है या कोई कागजात मिले तो वो ज़ाया ना हो, वो ताजिर नुमाइंदों के हवाले किए जाएँ। इसी तरह एक ह्यूमर चल रही थी कि 2 डंपर जो है वो गायब हो गए, लापता हो गए, जबकि इस चीज़ को जो है एडिशनल IG कराची और SSP सिटी ने भी कंफर्म किया कि ऐसी कोई इत्तलात मौजूद नहीं है, ना डंपर गायब हुए हैं, ना हमारे पास कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इस वक्त भी जो है रेस्क्यू की पुलिस, रेंजर्स और मौजूद है। रेस्क्यू का अमला वो ऊपर मशीनरी के जरिए काम कर रहा है। जी बिल्कुल ठीक। यासीन, बहुत शुक्रिया, आपने जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसे अपडेट किया। सैफुद्दीन एडवोकेट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं, खेल की बात करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की भारत न जाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है जनाब, और साफ पैगाम दे दिया है कि अगर बांग्लादेश ने इनकार किया तो मुतबादिल टीम तैयार है। बांग्लादेश को फैसले पर रसानी के लिए ICC ने 1 दिन का सिर्फ मौका दिया है, और जराये के मुताबिक बांग्लादेश के मामले पर ICC बोर्ड मेंबर्स का इजलास हुआ, जिसमें ICC ने BCB को अपनी हुकूमत को यह आगाह करने का कहा है कि अगर टीम भारत नहीं भेजेंगे तो बांग्लादेश की जगह नई टीम शामिल की जाएगी। वाज़ेह रहे कि बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत ना जाने का फैसला किया है, और ICC के साथ होने वाले मुज़ाकरात में भी बांग्लादेश बदस्तूर अपने मौके पर कायम है। भारतीय बोर्ड ने मोदी सरकार के हुक्म पर बांग्लादेशी बॉलर को IPL से निकाला था। मुस्तफिजुर रहमान को निकालने पर बांग्लादेश ने भारत में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया था, और बांग्लादेश जो कि T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप C में मौजूद है, उसके तमाम मैचेस भारत में ही स्केड्यूल थे। ये मामला सिर्फ एक मैच या एक टीम का नहीं है, बल्कि आलमी क्रिकेट की गैर जानिबदारी और इम्तिहान है। आज के प्रोग्राम में इसी पर बात होगी। जी हाँ, इसी पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर चुके हैं सलीम खालिक साहब, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम खालिक साहब, सुबह खैर। सबसे पहले तो ये जो नजरसानी के लिए 1 दिन की मोहलत दी गई है, इसको कैसे देखते हैं? अब तो हम ये कह सकते हैं कि बॉल बांग्लादेश की कोर्ट में है, तो बांग्लादेश का जो मुमकिना फैसला है आपके ख्याल में क्या हो सकता है? अपने फैसले पर कायम रहेंगे वो? देखें, सबसे पहले वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपने मुझे
मौका दिया। बात यह है कि अक्सर ऐसा होता है ना कि जो अमीर दोस्त होते हैं या अमीर रिश्तेदार होते हैं, लोग उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, चाहे 2 रुपए का भी फायदा ना मिल रहा हो। लेकिन जो गरीब होते हैं रिश्तेदार या दोस्त, उनसे दूर रहते हैं कि यार कहीं पैसे ना मांग ले। तो क्रिकेट में भी ये डिवीजन है। अब इंडिया चूंकि अमीर है, क्रिकेट में बहुत ज्यादा उसका हिस्सा है, पैसा उसकी तरफ से आता है, तो जितने क्रिकेट बोर्ड हैं सारे उसके साथ होते हैं, चाहे वो उसूली बात कर रहा हो या गलत बात कर रहा हो। अब देखिए कल क्या हुआ, बांग्लादेश के हक में सिर्फ एक वोट आया, वो हाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वोट था, एक उनका अपना। बाकी जितने गालिबन 14 वोट्स थे वो अगेंस्ट गए। हालांकि अगर उसूली तौर पर आप देखें तो इंडिया कहता था जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमें वहां पर गवर्नमेंट ने मना किया है। आईसीसी कहती थी ठीक है जी गवर्नमेंट ने मना किया, सही कह रहे हैं, तो किसी दूसरी जगह खेल ले। तो फिर हाइब्रिड मॉडल का पाकिस्तान ने मनवाई अपनी बात। अब बांग्लादेश भी यही कह रहा है कि जी हमें वहां सिक्योरिटी खदशात है, हम इंडिया नहीं जा सकते, हमारी गवर्नमेंट ने मना किया है। लेकिन तो माने नहीं आईसीसी बात। तो एक ही चीज में दो चीजें, वही अमीर और गरीब का जो डिवीजन है यहाँ पे वाज़ेह होगी, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट तो बोर्ड। सलीम साहब, हम क्या करें इस सिचुएशन में? हमने वोट तो दे दिया, हमने अपनी हिमायत का ऐलान भी कर दिया, लेकिन इस तरह की सूरत हाल अगर पैदा होती है, पाकिस्तान को क्या स्टांस लेना चाहिए? देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो कर सकते थे हमने कर दिया। हमने एक लेटर लिखा, हमने ये तक ऑफर कर दी कि भाई हमारे यहाँ आके खेल लो, हम सब कर लेंगे। क्योंकि आईसीसी ये कह रहे थे ना कि इतनी जल्दी हो नहीं सकता। पाकिस्तान ने तो कहा कि आओ हम कर लेते भाई, होटल एकोमोडेशन के अलावा ट्रैवलिंग सब इंतजाम हम कर लेंगे। लेकिन जाहिर है इंडिया बर्दाश्त नहीं था। इंडिया ऐसा क्यों होने देता, उसकी तो और इसकी सुबकी होती। तो उन्होंने पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं मानी। और अगर 2-3 मुल्क और उठ के खड़े हो जाते, देखिए मैंने ट्वीट भी की थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, अब तो विक्रांत गुप्ता ने भी उनके बारे में बोला कि पहली बार पीसीबी को इतना तगड़ा चेयरमैन मिला। उनके आने के बाद हम लोगों ने हाइब्रिड मॉडल भी मनवाया, हमने बहुत सारी चीजें की। लेकिन बदकिस्मती से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये सारे जो बोर्ड्स हैं, ये लोग डरते हैं इंडिया से। ये लोग अगर उठे, ये सारे मिले, कल 4 वोट आते उनके हक में बांग्लादेश के, तो कैसे देखते कैसे हिम्मत होती कि फैसला अपना थोपता। लेकिन सब इंडिया के साथ चले गए। अब बांग्लादेश क्या करेगा? बांग्लादेश तो यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अब बांग्लादेश के पास क्या कोई लीगल ऑप्शंस भी मौजूद हैं क्या इस फैसले के खिलाफ? मतलब क्या वो आईसीसी के इस फैसले को कहीं चैलेंज कर सकता है? देखिए टाइम इतना कम रह गया है, अब क्या करेगा बांग्लादेश? उसको तो बिल्कुल एक दीवार के साथ लगा दिया आईसीसी ने। टेक इट और लीव इट, ये है कि भाई या हमारे साथ मिल जाओ या घर पे बैठो, ये वाली एक उसके साथ कर दिया। अब उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। अब उनके जो स्पोर्ट्स के मिनिस्टर है, मुशीर है, उन्होंने बुलाया आज क्रिकेटर्स को दोपहर में मुलाकात के लिए। गालिबन शायद थोड़ा सॉफ्ट करे अपना स्टांस वो, और ये कह दें कि जी प्लेयर्स चाह रहे थे कि क्रिकेट होनी चाहिए, हम जाने को तैयार हैं, तो हम अपनी टीम को अलाउ कर रहे हैं। क्योंकि अगर बांग्लादेशी टीम नहीं गई तो उनका ये जो बोर्ड है वो इतना स्ट्रांग तो है नहीं कि वो इतना बड़ा नुकसान सह ले। बिल्कुल सलीम साहब, हमने देखा चेयरमैन की भी आपने बात की, और ये भी बताया कि गुप्ता साहब ने भी कहा कि एक बड़ा मजबूत चेयरमैन आपको मिला है। उन्होंने ये फैसला किया था कि हम जो वर्ल्ड कप की तैयारियां करें, तमाम तर तैयारियां हम रोक देंगे, और रोकने का हुक्म दिया था। अब रोकने का हुक्म देने का क्या मतलब हो सकता है? अगर हम भी शामिल नहीं होते तो वर्ल्ड कप की क्या सिचुएशन रहेगी? मैंने असल में सुना नहीं कोई पीसीबी के किसी ऑफिशियल ने ये बात की हो या चेयरमैन ने खुद कोई ट्वीट की हो या कहा हो। मेरा ख्याल है ये सुनी बातें थी, और ऑफिशियली अगर होता ना तो फिर हम इस पे ज्यादा बेहतर कमेंट करते कि तैयारियां रोक दी हैं, कर दिया। ये मीडिया रिपोर्ट्स थी। लेकिन आप खुद अगर सोचें तो पाकिस्तान अगर ना जाए खेलने के लिए तो उसका कोई फायदा नहीं होना। क्योंकि अगर 2-4 लोग हमारे साथ होते तो हम कहते कि चलो जी ना जाओ खेलने के लिए, क्योंकि हमारे कहने पे आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल अप्लाई किया। और हमारे तो इसमें सलीम खालिक साहब, क्या हम किसी भी तौर पर बांग्लादेश और भारत के दरमियान जो सालिसी है उसका किरदार भी अदा कर सकते हैं कहीं ना कहीं? भारत का सालिसी में आएगा, वो तो हमारे साथ लड़ा, सालिसी मानेगा? ये इंडिया को पैसे का गरूर है। पैसे के चक्कर में वो अपने आगे किसी को समझता नहीं हो। तो पाकिस्तान ने उनको गिराया, चाहे वो जंग का मैदान हो या क्रिकेट का हो। हाइब्रिड मॉडल भी हमने अपना बनवाया। अब हम भी वहां नहीं जाते, पहले 1 वे ट्रैफिक चलता था। तो पाकिस्तान ये कर सकता है, बांग्लादेश की ये पोजीशन नहीं है ना उनकी परफॉर्मेंस बेचारों की ऐसी। देखिए पाकिस्तान इंडिया मैच की कमाई एक मैच की एक तरफ, और बाकी सारे वर्ल्ड कप के मैच की कमाई एक तरफ। इसीलिए पाकिस्तान का जो मौकिफ है वो माना आईसीसी ने भी हाइब्रिड मॉडल का, और पाकिस्तान ने अपने सारे मुतालबात मनवाए। बेचारे बांग्लादेश का ये नहीं है ना स्टेटस, ना पैसे के लिहाज से भी अगर हम उनको देखें, और ना ही उनकी परफॉर्मेंस के लिहाज से। अगर बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करके वो स्कॉटलैंड को ले आते हैं
तो कोई फर्क नहीं पड़ना वर्ल्ड कप पे। लेकिन अगर पाकिस्तान कभी बाहर होता वर्ल्ड कप से, वर्ल्ड कप ही उड़ जाता, खराब हो जाता उनका, सारी आमदनी, ब्रॉडकास्टर भी केस कर देता, सब कुछ हो जाता उनके खिलाफ। अच्छा सलीम साहब, आप ये बता रहे हैं कि हम अगर नहीं भी शिरकत करते तो भी कोई सिचुएशन बदलने वाली नहीं है, उस सूरत हाल में भी कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाएगा, लेकिन एक बुरा इंप्रेशन नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी सीरीज हो रही होती है, हमने किसी भी चीज़ की मेज़बानी करनी होती है, ये बीच में कूद पड़ते हैं और फिर मेज़बानी जो है हमें कहीं और करवानी पड़ जाती है। ऐसी सूरत हाल इनके लिए पैदा नहीं की जा सकती है। देखें, उसके लिए जरूरी है ना कि कुछ लोग तो साथ हों आपके। मैं यही तो आपको बता रहा हूं, कल आइसोलेट थे बिल्कुल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, 2 वोट आए, बाकी सारे बांग्लादेश के खिलाफ वोट आए। इसका मतलब कि सबको इंडिया ने अपने पैसे के जरिए खरीद के रखा हुआ है। किसी को हम 3 मैचों के लिए टीम भेज देंगे अपनी, वो अपने ब्रॉडकास्ट और गेट मनी से पैसे कमा लेता है। किसी बहुत सारे बोर्ड्स को आईपीएल में, जो आपको पता ही है कि आईपीएल में जो प्लेयर्स रिलीज करते हैं बोर्ड, उन सब बोर्ड्स को भी पैसे जाते हैं प्लेयर्स के साथ, तो वो खामोश हो जाते हैं। तो फिर सलीम खालिद साहब, आईसीसी जो है वो फिर हम यही समझे कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, क्योंकि क़यादत भी उन्हीं के पास है। डेफिनेटली ऐसा ही है। पहले तो देखिए होता था कि चलो थोड़ा बहुत मार्जिन है, अब तो बिल्कुल ही वन साइडेड ट्रैफिक चल रहा है, सारा वन वे। सारे उनके चेयरमैन जय शाह जो है, अमित शाह जो उनके हैं बहुत बड़े पॉलिटिशियन, और नरेंद्र मोदी के राइट हैंड उनके बेटे हैं जय शाह, तो यानी पूरा बीजेपी का कल्चर है, जो उनका एक अपनी कुछ है, वो सब क्रिकेट में भी आ चुकी है अब। और तो अगर सलीम खालिद साहब, अगर आईसीसी ने आगे भी इसी तरीके से अपना किरदार, मतलब बायस्ड किरदार ही रखा, और खास तौर पर ये जो टिल्टेड है उनका रवैया, ये हाँ, और अपना प्रॉपर किरदार ना निभाया, तो आपको नहीं लगता कि इसकी से भी बड़ी कम हो जाएगी? और फिर जिस तरह से अभी अगर बांग्लादेश बॉयकॉट कर देता है, तो फिर आगे चलकर दीगर टीमें भी इसी तरह से करेंगी। देखें, बात यह है कि ट्रंप साहब, मैं थोड़ा पॉलिटिक्स को इसमें मिक्स करना चाह रहा हूँ कि ट्रंप साहब जब तक इधर आ रहे थे दूसरे मुल्कों की तरफ, ईरान वगैरह, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जहां उन्होंने ग्रीनलैंड की बात की, बर्तानिया, फ्रांस सब उठ के खड़े हो गए, उन्होंने कहा यार ये तो हमारी तरफ भी आ रहा है। तो एक दिन होना है ऐसा। क्रिकेट में भी आप एक दिन देखेंगी, जब ये बात जाएगी ना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, उनकी कॉलर तक कोई मसला पहुंचेगा, तो उनको पता चलेगा कि यार ये हमने इंडिया को ये मॉन्स्टर बनवाया क्रिकेट का, ये हमें ही खाने के लिए आ गया। अभी आप देखते रहिए आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जब इस तरह के आप मॉन्स्टर्स तख्लीक करते हैं तो फिर एक दिन अपने तख्लीककार के भी पीछे पड़ जाता है वो। तो अभी तो ये साथ, तो सब खुश हैं, आप खुद शीशे के घर पे रह रहे हैं और आपको भी पत्थर लगेंगे। अभी आप दूसरों का सोच रहे हैं। सलीम साहब, ये फ्रैंकनस्टाइन है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जल्द जो है उन तक भी पहुंच सकता है जो बिल्कुल इस बारे में बेखबर है। इंडिया से बहुत सारी शिकायतें क्रिकेट को लेकर, जो आईसीसी के हवाले से भी आपने देखा, पाकिस्तान के हवाले से भी देखा, बांग्लादेश के हवाले से भी देखा, लेकिन इस वक्त वो क्रिकेट में खुद को एक जायंट समझता है, जिसकी वजह से वो ऐसे फैसले करता चला जा रहा है जिसमें जो टीमें इग्नोर हो रही हैं, बांग्लादेश की टीम इग्नोर हो रही है। तो देखते हैं कि अब क्या सूरत हाल बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम खालिद साहब, आपका। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। 1 2 3 4 5,06,362 किसकी कीमत है अली? ये सोने की कीमत हैरान है। हो गए हैं ना आप लोग सब मेरे साथ कि ये कौन सा काउंटडाउन शुरू हो गया जनाब। 5,06,362 रुपए फी तोला जो है सोने की कीमत हो चुकी है। और इसी तरह से काउंट करती रही है, जू बढ़ता रहा है। मेरी एक्साइटमेंट बता रही है, और मेरी जैसी बहुत सारी खवातीन जिन्होंने अपना सोना संभाल कर रखा हुआ है, तो उनकी एक्साइटमेंट है। लेकिन ये एक वाकई हैरानकुन तब्दीली, और खास तौर पर इतना बड़ा जंप जो लगना और फिर इतनी ज्यादा प्राइस होना। हमें पहले से बताया तो गया था कि जो इजाफा है दुनिया भर में जो सोने की कीमत में हो रहा है, ये मजीद बढ़ता जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कयासराइयां ये भी थी कि एकदम से जो है कीमत में कमी होगी, वापस पहले वाली कीमत पर आ जाएगा। इन सब चीजों का हमने कहा इस पर बात करनी बड़ी जरूरी है कि आखिर होने क्या जा रहा है सोने की कीमतों के साथ। दुनिया भर में जो सोने की कीमतें हैं उनमें इजाफा जारी है, और पाकिस्तान में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि फी तोला सोना तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया, और गुज़िश्ता रोज आलमी मार्केट में सोना $127 फी ऑन्स महंगा होकर 4800
$940 फी औंस की सतह पर आ गया और पाकिस्तान में सोना 12,700 रुपए फी तोला इजाफे से मुल्की तारीख में पहली बार जो सोने की फी तोला कीमत है वो 5,06,362 रुपए की सतह पर आ गई। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें 10 ग्राम सोने की तो 10,888 रुपए इजाफे के बाद 4,44,123 रुपए का हो गया है। दूसरी जानिब अगर हम चांदी की कीमतों की बात करें तो वो भी बढ़ रही है। फी तोला चांदी की कीमत में 64 रुपए का इजाफा हुआ है और कीमत 9,933 रुपए हो गई है। इस पर मैंने कहा कि बात करनी जरूरी है कि क्या राइट टाइम है मार्केट में बाय करने का या सेल करने बेचने के लिए। और दूसरा ये कि जो लोग होल्ड करना चाह रहे हैं अभी मजीद, मेरे जैसे लोग हैं लालच में आके कि आगे मजीद बढ़ जाएगा तो फिर हम उस राइट टाइम का वेट करें, तो इस पर हमने बात करनी है। बिल्कुल। इमरान खान टिसोरी साहब हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन पाकिस्तान जेम्स ज्वेलरी ट्रेडर एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आप सबसे पहले हमें बताइएगा ये जो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी है ये कब तक हम देख रहे हैं? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट टाइम भी जब बात की थी तो यही बात हो रही थी कि जी गोल्ड जो है कहाँ तक जाएगा, मार्केट क्या क्रैश हो सकती है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो दुनिया में इस वक्त जो सबसे बड़ी कमोडिटी जिसने सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है वो येलो मेटल है जो कि गोल्ड है, और जिसने सारे साबिका रिकॉर्ड तोड़ के 5 लाख को पाकिस्तान में पर तोला जो है प्राइस को क्रॉस कर दिया है। रीजन देखिए वही चीज है जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इंटरनेशनली जो प्राइस हैं, जो इस वक्त इंटरनेशनली हालात चल रहे हैं, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, उसकी वजह से इंटरनेशनली गोल्ड की जो बाइंग है वो बहुत हद तक बढ़ गई है। सेंट्रल बैंक्स जो है इसमें हैवी परचेजिंग कर रहे हैं। अभी जैसे ग्रीनलैंड का मामला यूएस के साथ चल रहा था, मार्केट के अंदर इसकी काफी न्यूज थी। और इसके अलावा जो है वो आपका रशिया यूक्रेन का चल रहा है, अभी रिसेंटली ईरान और यूएसए का मामला चलते रहे पिछले 1.5-2 महीने से। तो ये सारी न्यूज जो है वो फ्लोट कर रही थी मार्केट में, और यही रीजन है इस वक्त मेनली जो मैं समझता हूँ जो गोल्ड की प्राइस जो है इस वक्त जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो इमरान साहब ये कितना अलार्मिंग है, मतलब इतना ह्यूज डिफरेंस आना कीमत में और इतनी ज्यादा कीमत का बढ़ जाना। देखिए पिछले साल अगर 2225 में आप देखें तो पूरे साल में गोल्ड ने जो है कोई अराउंड 75% जो है वो प्रॉफिट दिया है, जो मार्केट जो है वो ऊपर गई है अपनी नॉर्मल प्राइस से। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2026 में जब स्टार्ट हुआ था और हम यही डिफरेंट चैनल से बात कर रहे थे कि वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये मार्केट 4,000 से लेके $4,500 पर आउंस के दरमियान खेलेगी। पर अभी जो रिसेंटली जनवरी में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी है तो इससे अब हमें लग रहा है कि मार्केट इंटरनेशनली जो है वो $5,000 पर आउंस डॉलर से $6,000 पर आउंस तक भी जा सकती है, जो कि अभी सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है हमें जो है। बिल्कुल। तो टिसोरी साहब फिर इसका मतलब है कि हम इस वक्त जो इन्वेस्ट किया करते थे जमीनों में और जो प्रॉपर्टीज खरीदने में इन्वेस्ट किया करते थे उसको छोड़कर अगर सोने में इन्वेस्ट किया जाए तो वो ज्यादा सूदमंद साबित होगा? जी बिल्कुल। इस वक्त दुनिया में देखिए इस वक्त जितने मेनली इन्वेस्टर्स हैं वो, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि 75% जिस चीज ने प्रॉफिट दिया है लास्ट ईयर, इस साल जो है वो 2026 में भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड कमोडिटी और दूसरी कमोडिटीज जो मेटल की मैं कहूंगा, जिसमें खासतौर पे सिल्वर का भी आपने जिक्र किया, सिल्वर ने लास्ट ईयर जो है वो 175% जो है वो प्रॉफिट दिया। आज से 4-5 महीने पहले सिल्वर ट्रेड कर रहा था कोई अराउंड $50-60 पर आउंस, आज $80-90 पर आउंस चल रहा है। और हमारी अपनी प्रेडिक्शन है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, जो इंटरनेशनली भी अब बातें हो रही हैं कि सिल्वर वुड क्रॉस $175 पर आउंस इन जस्ट फ्यू मंथ्स। मतलब बड़े बड़े इंटरनेशनली इदारे बैंक्स ये बातें कर रहे हैं। तो अब आप देख लें कि जिस हिसाब से प्रॉफिट ये दिखा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज में इतना प्रॉफिट है इस वक्त दुनिया के अंदर। तो पूरी दुनिया की नजर इस वक्त जो है मेटल्स की तरफ है। बिल्कुल है। अच्छा, वैसे जिस स्पीड से बढ़ रही हैं कीमतें, लग नहीं रहा है कि जो फी तोला है वो 1 मिलियन के करीब जाएगा? देखिए मेनली तो देखिए डिमांड एंड सप्लाई पे ये चीज डिपेंड करती है, और इस वक्त डिमांड क्योंकि ज्यादा है और सप्लाई कम है, और जो इंटरनेशनल सिनेरियो जो इस वक्त चल रहा है, ये सारी चीज जो है इसके अंदर जो है वो प्रेशर पैदा कर रही है। अगर हालात बेहतर हो जाते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट कंट्रोल हो जाते हैं, डॉलर कंट्रोल हो जाता है, रुपी कंट्रोल हो जाता है, तो मैं समझता हूं कि मार्केट जो है वो अपनी एक जगह पे आके शायद रुक भी जाए। राइट।
अच्छा, तो ये इस वक्त बताइएगा, ये दौड़ शुरू होना सिर्फ अनसर्टेनिटी की वजह से है, या आपको लगता है कि डी डॉलराइजेशन जो है, जो पूरी दुनिया में जिसके बारे में चर्चा हो रहा है, वो भी इसका एक अहम पार्ट हो सकता है? जी बिल्कुल, मैंने जैसे बताया, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त, लोगों का करेंसी पे से एतमाद उठ जाना और एक सेफ हेवन जिसे कहते हैं गोल्ड के अंदर जो है वो लोगों का रुझान बढ़ जाना, जिसमें वो अपने आप को ज्यादा सिक्योर समझते हैं। इसी तरीके से दूसरे ममालिक भी जो है, जब वो हालात देख रहे हैं इंटरनेशनली जो इस वक्त चल रहे हैं, हम सब भी इसको फॉलो कर रहे हैं, तो गोल्ड जो है वो एक सेफ एंड सिक्योर चीज है जिसकी डिमांड इस वक्त काफी अपनी बढ़ चुकी है। तो ये चाइना की जो खरीदारी थी गोल्ड को लेकर, उसके बाद ये सूरत हाल ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई आपके ख्याल से, या सिर्फ जो करेंसी की डिवैल्यूएशन है उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, सिर्फ चाइना ही नहीं, मैंने पहले भी बताया था कि इस वक्त दुनिया के जितने बड़े सेंट्रल बैंक हैं, जिसमें चाइना हो गया, इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, दे आर ऑल राइट नाउ इन्वेस्टिंग हेवी इनटू परचेजिंग ऑफ द गोल्ड। अभी जैसे आपने बात करी सिल्वर की, भी मैंने बताया 175% जो है प्राइस लास्ट ईयर बढ़ी है, इस साल हम इससे ज्यादा देख रहे हैं। और लोगों ने ये भी कहा कि चाइना ने जो है वो जो प्राइस बढ़ी है सिल्वर की, उसका रीजन जो है चाइना ने अपनी एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी है। तो ये भी एक वन ऑफ द रीजन जो है वो सिल्वर की प्राइस को जंप मिली है। ठीक है इमरान साहब, क्विकली बस ये बता दीजिएगा, जो बहुत सारी मेरे जैसी खवातीन है वो इंतजार कर रही हैं कि इसकी प्राइस बढ़ेगी तो फिर हम अपना गोल्ड बेचेंगे और प्रॉफिट जो है वो लेंगे, इज इट द राइट टाइम बेचने के लिए, या फिर और वेट करना चाहिए, कीमतें और ऊपर जाएंगी? देखिए, प्राइस जो है ऊपर नीचे चलती रहेगी, पर मेरे ख्याल से प्रीवियसली अगर आप देखें तो मार्केट इस वक्त अपने पीक पे बैठी हुई है। जी, तो इट्स द राइट टाइम मेरे ख्याल से। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया। खान टेसोरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सोने की कीमतों पर हम बात कर रहे थे। वी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। बहुत चर्चा था, बहुत मुद्दत लगाई, पाकिस्तान ने सोच विचार किया और अब पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक हैं जिन्होंने गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान ने गजा अमन बोर्ड में शामिल होने की अमरीकी सदर की जो दावत है उसको कबूल कर लिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के फ्रेमवर्क के तहत गजा अमन मंसूबे में शामिल होने का फैसला किया है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि बोर्ड ऑफ पीस के क़याम से गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के नफाज, फलस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद में नुमाया इजाफे और गजा की तामीर नौ के लिए अमली इक़दाम मुमकिन हो सकेंगे। पाकिस्तान को उम्मीद है कि इन इक़दाम से फलस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत के हसूल की राह हमवार होगी। पाकिस्तान ने फलस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद में इजाफे की ज़रूरत पर भी जोर दिया है और पाकिस्तान ने इस अज़्म का अयादा किया है कि वो बोर्ड ऑफ पीस के रुकन की हैसियत से तामीरी किरदार अदा करता रहेगा ताकि इन अहदाफ का हसूल मुमकिन हो सके। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने गजा और कश्मीर के तनाज़ात पर भी मुसलसल और एक तसलसल से एक असूली मौक़िफ़ अपनाया हुआ है और इसराइल को तस्लीम ना करना, इससे जुड़े तनाज़ात का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल पाकिस्तान के वो असूली मौक़िफ़ हैं जिन पर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हमेशा गैर मुतज़लज़ल रही है और पाकिस्तान जो है वो लफाजी पर नहीं बल्कि मौसर इक़दाम के जरिए बैनुल-अक़वामी अमन और खुशहाली के लिए मुतहरिक रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप की अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत पर इस्लामी ममालिक ने खुशी का इजहार किया है, जिसमें पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, UAE, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर जो है वो शामिल हैं और उनके वज़राए खारजा का मुश्तरका बयान भी जारी हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे ममालिक बोर्ड ऑफ पीस के मिशन पर अमल दरामद मुकम्मल ताउन करेंगे। गजा अमन बोर्ड पर दस्तखत की तकरीब आज मतवक्के है, इसी पर हमने बात कर ली। जी हाँ, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं बिलाल लिखानी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बिलाल, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो पाकिस्तानी वफ्द है जिसकी क़यादत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, डेवोस में मौजूद है और पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक ने, जिस तरह से भी हमने जिक्र किया, गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का फैसला किया है। आप खुद भी ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसमें शिरकत के लिए वहीं मौजूद है, क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं जरा आपके लिए एक पिक्चर दिखाता हूं आपकी ऑडियंस को कि डेवोस में एक्चुअली होता क्या है और पाकिस्तान का वफ्द जो है वो इधर क्या करने आया है और किस तरह इस चीज अपने गोल्स को अकॉम्प्लिश कर रहा है। डेवोस में जो है वो पूरी दुनिया के जो लीडर हैं, जो एलीट हैं, वो सब गैदर करते हैं। ये पूरे साल में सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है जहां सारे हेड्स ऑफ स्टेट, बिलियनियर्स जो दुनिया को चलाते हैं, वो सारे लोग जो है वो डेवोस में पहुंच चुके हैं। इधर रिवायती तौर पे हर मुल्क जो है वो अपना एक घर या पेविलियन जो है वो सजाता है जहां वो सरमायाकार जो है वो दुनिया के उधर लेके आता है, पॉलिसी मेकर्स को लेके आता है और अपनी स्टोरी प्रेजेंट करने की कोशिश करता है।
इधर हर मुल्क का घर है। पाकिस्तान का भी एक पेविलियन था जो सजाया गया है। ये पिछले 22 साल से इकराम सेगल साहब जो पाथफाइंडर ग्रुप के जो सीईओ हैं, वो एक बहुत ही विजनरी तौर पे हुकूमत के सपोर्ट के बगैर जो है वो एक चीज को रन कर रहे हैं, और ये एक बहुत ही उम्दा और एक इंस्पायरिंग चीज है, जिसमें वजीर आजम भी कल उन्होंने अटेंड किया था और अप्रिशिएट किया था कि पाकिस्तान के जो प्राइवेट सेक्टर लोग हैं, जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, वो आगे आके इकराम सेगल और उनके जो बेटे हैं ज़रार सेगल जैसे जो लीडर्स हैं, वो सामने आके इस चीज को चला रहे हैं। पाकिस्तान का जो वफ्द आया है उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार, फाइनेंस मिनिस्टर, इनके साथ जो हैं लीडरशिप आई है, कॉन्वर्जेशंस कर रही है बिजनेस लीडर्स के साथ भी, सरमायाकारों के साथ भी, और गाजा पीस बोर्ड की भी जो आज जो मीटिंग है जो सदर ट्रंप कॉल कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान शिरकत कर रहा है। ये बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि जो डावोस का जो ओवरऑल माहौल है उसमें जो सबसे बड़ी जो खबर है वो यूरोप और अमेरिका के दरमियान जो शायद एक तलाक जैसी फिजा जो है वो बन रही है ग्रीनलैंड की इशू के ऊपर, वो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये गाजा पीस बोर्ड की जो मीटिंग है ये एक बहुत ही बड़ी चीज है जो होने जा रही है आज। बिल्कुल ठीक। और बिलाल ये भी बताइएगा कि इसमें कितने कॉस्मेटिक्स शामिल हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ताल्लुकात दिखाए कुछ जाते हैं, होते कुछ हैं असल में। और हमने देखा कि कल कनाडा के वजीर आजम भी इस हवाले से बयान दे रहे थे, उनका भी यही कहना था कि जो मिडिल पावर्स होती है उनकी कोई से नहीं होती है और वो टेबल पर मौजूद नहीं होते, बल्कि टेबल पर वो इस तरह से मौजूद होते हैं कि जो बड़ी ताकतें हैं उनको खाने के लिए मौजूद होती हैं, तो वो टेबल में शरीक नहीं होते हैं। तो अब इस बयान के बाद आप किस तरह से देखते हैं कि यूरोप किस मकाम पर खड़ा है अगर उसे अमेरिका के साथ अपनी कोई बात मनवानी? बिल्कुल, ये दुनिया में पिछले 80 सालों में इस किस्म की फिजा नहीं देखी गई है, क्योंकि पिछले 80 सालों से यूरोप और अमेरिका ने साथ मिलकर दुनिया की हुक्मरानी की। आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर मियां बीवी का कोई ताल्लुक हो जो 80 साल से चल रहा हो, उसके अंदर एक सडनली इस किस्म की टेंशन आना शुरू हो जाए कि लोग कह रहे हैं कि अब यूरोप और अमेरिका की तलाक होने जा रही है, क्योंकि यूरोप जो है वो रियलाइज कर रहा है कि अमेरिका ने जिस तरह बाकी दुनिया के ऊपर एक दादागिरी की थी, अब वो यूरोप की तरफ भी जो है वो इसी तरीके से देख रहा है। वो कह रहा है, अमेरिका कह रहा है या सदर ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हमें ग्रीनलैंड दे दो, वरना हम अपने फोर्स से भी ले सकते हैं। ये उन्होंने डावोस आने के पहले कहा था, फिर डावोस में आके उन्होंने कहा कि चले मैं फोर्स नहीं यूज करूंगा, लेकिन ये जो है आप शराफत से मुझे ये, तो ये जो एक्सपेंशनिस्ट उनका मिशन है, हम देख रहे हैं कि वो वसाइल पर तो काबू पा रहे हैं, अब लैंड की तरफ भी जा रहे हैं, और ग्रीनलैंड को हासिल करना पहले तो ऐसा कोई मुद्दा सामने आया ही नहीं, अचानक से ये ग्रीनलैंड का जो एक चर्चा होना शुरू हो गया, वो आपको क्या लगता है किस वजह से है? ये स्ट्रेटेजिक कोई जगह है जिसकी वजह से उनको यहां पर अपनी पूरी तरह से ताकत दिखानी? देखिए, ये स्ट्रेटेजिक जगह तो ग्रीनलैंड काफी वक्त से है, लेकिन अभी सदर ट्रंप को सडनली इस चीज के ऊपर क्यों इतनी टेंशन हो रही है और क्यों उनको ये प्रायोरिटी बना रहे हैं, ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा है। अमेरिका में भी किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसा लग रहा है वो तो यही कह रहे हैं बस कि वो बर्फ का एक टुकड़ा है तो दे दे। बिल्कुल, और ये हो भी सकता है कि ट्रंप साहब एक डिस्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं जो मुल्क के अंदर, जो अमेरिका के अंदर जो अपने मसले हैं उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने इस चीज के ऊपर वोट नहीं लिए थे, इन्होंने इसके ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा था, यहां तक कि उन्होंने उसकी ऑपोजिट चीज के लिए इलेक्शन लड़ा था कि हम कोई और जंगी नहीं करेंगे, और ये एक बहुत अनोखी चीज है कि ये क्यों हो रहा है। अच्छा बिलाल, कमिंग बैक टू गाजा पीस बोर्ड, जिसकी मीटिंग के हवाले से आपने कहा कि वो आज हो रही है, इस पीस बोर्ड के बाद क्या फलस्तीन में जो अमन और अमान है और जिंदगी की बहाली है वो किस हद तक मुमकिन होती हुई आप देख रहे हैं और कितने टाइम में? बिल्कुल, देखें, इस चीज में वक्त लगेगा और इस चीज में डिपेंड करता है कि जो बाकी ममालिक हैं जैसे कि यूरोप है, मुसलमान मुल्कों ने तो अब अपनी एक हामी दे दी है कि वो लोग ज्वाइन करेंगे। यूरोप ने अभी तक नहीं ये डिसाइड किया है, और ये इसी वजह से है क्योंकि यूरोप को अमेरिका की तरफ गुस्सा है अभी, और वो किसी सदर ट्रंप के इनिशिएटिव पे अभी एग्री नहीं कर रहे, क्योंकि वो पहले अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। तो पहले यूरोप को भी ऑन बोर्ड होना पड़ेगा, फिर इजराइल को बहुत सीरियसली जो गाजा पीस बोर्ड की जो मैंडेट है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा,
और ये अभी जो डिस्कशंस हैं ये अब शुरू होंगे कि कैसे ये ममालिक जो हैं वो गाजा के अंदर अमन के लिए आगे बढ़ सकते हैं और काम कर सकते हैं। ये अभी डिस्कशंस पूरे कंप्लीट हुए नहीं है, अभी एक फ्रेमवर्क को ज्वाइन करने की एग्रीमेंट हुई है और अब इस चीज को आगे लेके, लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान एक बहुत अहम रोल अदा करेगा कि अपनी जो आवाज है उसको बुलंद कर पाएगा इस फोरम के ऊपर। तो बिलाल, आप भी डेवोस में इस वक्त मौजूद हैं। पाकिस्तान आज की मीटिंग में शिरकत करेगा और पाकिस्तान के साथ दीगर ममालिक भी हैं जो मीटिंग में शिरकत करने जा रहे हैं। आपको लगता है कि जो तशवीश जाहिर की गई थी इसराइल की जानिब से तुर्की की शमूलियत पर इस बोर्ड में, और इस बोर्ड पर भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात इसराइल जो है बार बार जाहिर कर रहा है, उसके तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर करने से ये बोर्ड मुतासिर हो सकता है किसी तरह से? देखें, ये सदर ट्रंप की जो दादागिरी है या जो भी उनका तरीकेकार है उसकी वजह से इजराइल ना चाहते हुए भी मान गया है इस गाजा पीस बोर्ड को ज्वाइन करने के लिए, जो एक बड़ी चीज है और एक अच्छी चीज है। ये इसको अप्रिशिएट करना चाहिए सदर ट्रंप के पार्ट के ऊपर। और अब आगे मजीद जो है वो इजराइल बाकी चीजें मानता है या नहीं, इसमें यही बात है कि इजराइल जो हिस्टोरिकली भी जो करते हुए आया है कि वो हर चीज को और अमन को स्पेशली मुश्किल से मुश्किल बनाने की कोशिश करेगा। ये अब बाकी मुल्कों के ऊपर और सदर ट्रंप के ऊपर होगा कि वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इजराइल के ऊपर ताकि वो जो है अमन के लिए जो है वो इनिशिएटिव आगे बढ़ाते हुए रखे। तो ये अभी पिक्चर जो है इसमें काफी बाकी है कि किस तरीके से जो है ये चीज आगे चलती जाएगी। बहुत शुक्रिया बिलाल लाखानी हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे जिस पाकिस्तान ने गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का फैसला किया है उस पर बात कर रहे थे। इसके साथ साथ जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पाकिस्तान शिरकत कर रहा है उस पर हमने बात की। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज हम एक्सप्रेसो में एक ऐसे मसले पर बात करने जा रहे हैं जो नौजवानों से लेकर बुजुर्गों तक तकरीबन हर घर में मौजूद है। घुटनों, कंधों और जोड़ों का दर्द। एक वक्त था वैसे जब इसे हम समझते थे कि ये बुढ़ापे की निशानी है या उसकी अलामत है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अब नौजवान नस्ल भी इस मर्ज का शिकार हो चुकी है और सुस्ती और काहली एक तरफ और गलत वर्जिश और सख्त जिम से भी नौजवान अब मुतासर दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमर भट्ट जो बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट्स सर्जन है। डॉक्टर उमर भट्ट पाकिस्तान के पहले सर्जन हैं जिन्होंने पार्शियल नी रिप्लेसमेंट मुतारिफ करवाया और वो बेल्जियम की आलमी तंजीम SICOT की जानिब से पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी सर्जन्स को ट्रेन करने के लिए मुंतखब किए गए और सबसे बढ़कर 20,000 से ज्यादा सर्जरीज, दुनिया भर में लेक्चर्स और अब पाकिस्तान में वर्ल्ड क्लास ऑर्थोपेडिक अस्पताल और कॉन्फ्रेंसेस। मजीद उनके जबरदस्त करियर पर भी हम उनसे बात करेंगे और हड्डियों से जुड़े जो अहम तरीन मसाइल हैं उस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मुझे आपको कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा दैट यू आर कैरिंग योरसेल्फ वेरी वेल। बहुत सारे हमारे मुहाफ़िज़ हैं जिनको खुद तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है और हम डॉक्टर्स को जब भी मिलते हैं तो हम सोचते हैं कि वो एटलीस्ट उतने फिट होंगे जितना फिट हम खुद को महसूस करना चाहते हैं। आप वैसे देखते हैं। थैंक यू। हाउ डू यू मैनेज इट? just eat less and do some training. right. अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो बुढ़ापे वाली मिथ है ये कितनी सच है कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम आप पे ये असरअंदाज होना शुरू होती है, जोड़ों में दर्द जो होता है और घुटनों में खासकर जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और कितना ये लाइफस्टाइल है आपका? देखिए, अब दुनिया में लोग दो चीज़ों पे डिस्कस कर रहे हैं। एक है बायोलॉजिकल एज और एक है फिजिकल एज। एक देखने में बूढ़ा लगना और एक आपके बायोलॉजिकल एज लगना। तो अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ को सही रखते हैं, आप अपना वेट लूज रखते हैं, आप एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं और अपनी डाइट को बहुत मेंटेन करते हैं तो आपकी बायोलॉजिकल एज नीचे जाती जाएगी। बेशक आप वैसे बड़े हैं एज में, लेकिन फिजिकली आपकी जब टेस्ट कराए जाएंगे तो उसमें आपकी एज शायद 10 से 15 साल कम हो। अब वही आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि आज के दौर के अंदर आप एक 50 ईयर ओल्ड आदमी को देखें पूरे एक ग्रुप के अंदर तो उसमें आपको शायद 70% 50 ईयर ओल्ड 80 लगते हैं और उन्हीं में 30% 50 ईयर ओल्ड लोग 40 साल के लगते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने ये सारे रिजीम को फॉलो किया है। तो अब दुनिया के अंदर एज इतना मैटर नहीं करता, बायोलॉजिकल एज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, 20,000 से ज्यादा सर्जरीज आपने अभी तक की हैं, ये किस तरह से आपने कर ली और सबसे मेजर आपने जो सर्जरीज हैं वो किसकी की? नी रिप्लेसमेंट की जो सर्जरीज थी वो? मिक्सचर। मैं सर्जन बना था
2 के अंदर आई एम नाउ क्लोज टू 50, सो यू कैन इमेजिन सच अ लॉन्ग कैरियर, और उससे पहले 6 साल का रेजिडेंस प्रोग्राम, तो वो सारा अगर आप कैलकुलेट करें तो इट मे बी गोज अबव इवन 20,000। मेजॉरिटी ऑफ मेरी सर्जरीज नी और शोल्डर की थी, इसलिए दैट इज माई सुपर स्पेशलिटी, जिसमें मिक्सचर ऑफ नी रिप्लेसमेंट, पार्शियल नी, कॉम्प्लेक्स लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन, जिस तरह लोगों के लिगामेंट डैमेज हो जाते हैं, और शोल्डर के अंदर इसी तरह डिसलोकेशन हो जाए तो उसकी सर्जरीज, तो एनीथिंग रिलेटेड टू शोल्डर एंड नी, दैट्स द सुपर स्पेशलिटी आई लाइक टू डू। बिल्कुल, ये जो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट आपने शुरू किया है, इसको किस तरह से आपने मैनेज किया है? क्योंकि लोग इस चीज़ को शायद उस तरह से समझते नहीं है, और पूरी नीज और उनके अंदर कैप्स डलवाना, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें करते हुए वो दिखाई देते हैं। ये पार्शियल किस तरह से? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग बहुत परेशान थे कि वो नमाज नहीं पढ़ सकते, वो नी रिप्लेसमेंट के बाद चौंकड़ी नहीं मार सकते, नी रिप्लेसमेंट के बाद वो सजदा नहीं कर सकते। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान के घुटने के 3 कंपार्टमेंट बनाए हैं, एक आगे वाला जिसको पेटेला कहते हैं, एक बाहर वाला जिसको लैटरल कंपार्टमेंट, और एक अंदर वाला। पार्शियल नी का मतलब है कंपार्टमेंट का सिर्फ एक हिस्सा बदलना, तो मतलब अल्लाह का बनाया हुआ 70% नी आपकी अपना होगा, सिर्फ आप अंदर वाले हिस्से के जो कार्टिलेज है उसको रीसर्फेस कर रहे हैं, तो पोटेंशियली ये नी रिप्लेसमेंट नहीं है, ये रीसर्फेसिंग प्रोसीजर है। कुछ लोग इसको MRP भी कहते हैं, मीडियल मिनिस्कल रिप्लेसमेंट प्रोसीजर, जिसके अंदर इंसान एक तो सर्जरी छोटी है, रिकवरी बहुत फास्ट है, और आप इस सर्जरी के बाद स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं, सजदा भी कर सकते हैं, और नीचे भी बैठ सकते हैं। और इसी रीज़न को मद्देनज़र रखते हुए दुनिया के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई, और उन्होंने देखा कि दुनिया में 30% लोग ऐसे होते हैं जिनका जोड़ का सिर्फ एक हिस्सा ख़राब होता है। तो अगर एक इंसान 50 साल का है, 60 साल का है, और उसका जोड़ का सिर्फ एक हिस्सा ख़राब है, तो पूरा क्यों बदलें? इस बेसिस पे ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और पिछले 40-50 साल से इस्तेमाल हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में वी इंट्रोड्यूस्ड इट थ्रू द कंपनी हियर इन पाकिस्तान, एंड नाउ वी आर डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। राइट, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इलाज की तरफ बाद में जाते हैं, देसी कुछ टोटके, और ख़ास तौर पर जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो हड्डी जोड़ वाले नीम हकीम जो होते हैं, उनके पास जाना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है लोगों को, और इसलिए उनकी पहली प्रेफरेंस ये होती है कि वो उनके पास चले जाएं। ये जो कॉन्सेप्ट है किस हद तक खतरनाक है कि आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास ना जाएं, आप इनके पास चले जाएं, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो सही चीज़ को भी ख़राब कर देते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर आपने हेल्थ को अच्छा समझना है तो आपको प्राइमरी केयर सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिस तरह पूरी दुनिया में होता है। प्राइमरी केयर हेल्थ का मतलब है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब हुई है तो सबसे पहले आप अपने जर्नल प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे। उस जर्नल प्रैक्टिशनर की इतनी नॉलेज है कि वो पिक कर लेता है चीज़ कि अगर इस औरत को आर्थराइटिस है तो अब इसने जाना है रिमेटॉइड के पास, या इसने जाना है ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास। चूंकि हमारे यहाँ प्राइमरी केयर सिस्टम बना नहीं हुआ, इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, तो बहुत सारे हमारे यहाँ घर में खुद डॉक्टर्स होते हैं। कोई अम्मी बोलेंगी ये खा ले, चाचा कहेगा ये खा ले, कोई कहेगा इस हकीम के पास चले जाओ। चूंकि हम लोग अभी तक उस कंप्लायंस को फॉलो नहीं करते और रेगुलेटरी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्वैक्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह के लोग को लोग मानते भी बहुत ज़्यादा हैं, और हमारे लोग उनको प्रेफर भी करते हैं। आंसर टू योर क्वेश्चन, अनफॉर्चुनेटली नो, इट्स वेरी डेंजरस, इसलिए कि अगर आपकी नी में आर्थराइटिस है तो ये दवाइयाँ आपको हेल्प नहीं करेंगी, हो सकता है और ख़राब कर दें। तो बेहतर है कि आप अपनी हेल्थ पे खर्चा करें। अब दुनिया के अंदर जितने टॉप CEOs हैं वो सारे के सारे सबसे ज़्यादा फोकस अपनी हेल्थ पे कर रहे हैं, इसलिए कि दे बिलीव दैट इफ दे लिव लॉन्गर एंड हेल्दियर दे विल बी एबल टू बी मोर प्रोडक्टिव फॉर द सोसाइटी। वैसे हम तो ये हमेशा से जानते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, और सबसे पहले प्रायोरिटाइज आपको अपनी तंदुरुस्ती को ही करना चाहिए जी। अच्छा, तो ये बताइएगा, जो अभी आजकल इंजेक्ट किया जाता है कुछ जो है आपके कार्टिलेजेस के हवाले से होता है, उसके बाद कुछ अरसे तक सोजिश रहती है घुटनों में, और चलने फिरने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। इज इट नॉर्मल, या ये जो चीज़ है ये होनी नहीं चाहिए और इसको फौरी तौर पे अटेंड करना चाहिए? देखिए, ये 2 टाइप के इंजेक्शंस हैं जिसका आप बात कर रहे हैं। एक है बायोलॉजिकल, एक है नॉन बायोलॉजिकल। जो नॉन बायोलॉजिकल इंजेक्शन है वो स्टेरॉइड्स हैं, जो आपने बहुत सुना होगा, हर एक को स्टेरॉइड लगा दिया, सफेद वाला टीका। दैट इज डेंजरस, इसलिए कि एविडेंस ने शो किया है कि अगर आप स्टेरॉइड घुटनों में लगाएंगे तो वो कार्टिलेज को और डैमेज करता है। तो पिछले सालों से एक क्वालिफाइड सर्जन, बहुत रेयर है कि वो स्टेरॉइड लगाए अंटिल देयर इज अ स्पेसिफिक इंडिकेशन। रिमेटॉइड लगाते हैं इसलिए कि पेशेंट को इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन रूटीन में नहीं। अब जो आजकल ट्रेंड बहुत ज़्यादा जिस पे पब्लिश हो चुका है वर्क, वो है बायोलॉजिकल इंजेक्शन, जिसका मतलब स्टेम सेल। वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, एक को कहते हैं PRP, एक को कहते हैं मीजेनकाइमल स्टेम सेल, एक को कहते हैं पेट से लेके लगाना, और इसके अलावा और भी बहुत ऑप्शंस हैं जो हमारे पास टाइम नहीं है डिस्कस करने का इतने शॉर्ट पीरियड में।
तो सिंपल उसका आंसर ये है कि यस, इट्स वेरी इफेक्टिव। एविडेंस ने शो किया कि अगर आप हाइलुरोनिक इंजेक्शन के साथ जो कि जेल है और पीआरपी का इंजेक्शन लगाते हैं तो पेशेंट के सिम्टम्स एक स्पेसिफिक इंडिकेशन के अंदर बेहतर होते हैं। जिस तरह आर्थराइटिस के 4 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4। अगर आप ग्रेड 1 और 2 और 3 के अंदर पीआरपी का इंजेक्शन लगाते हैं और हाइलुरोनिक एसिड का, तो इट डिलेज द प्रोग्रेशन ऑफ आर्थराइटिस। तो अगर एक आदमी ने नी रिप्लेसमेंट करवानी है, फर्ज करें 1 साल में, हो सकता है वो 5 साल बाद कराए। तो देयर इज नो डाउट कि पीआरपी एंड हाइलुरोनिक एसिड डज हेल्प पेशेंट for maybe in next few years. Right. अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये कि हमें हमेशा से ये पता है कि हेल्दी रहना है तो आपने फिट रहना है, एक्सरसाइज करनी है, और आप रनिंग कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस भी अब सामने आ रहे हैं जिनमें गलत तरीके से शायद एक्सरसाइज करना जो हमारी यूथ है उसको मुतासर कर रहा है। कोई ना कोई जो है वो ऐसा है जो कह रहा है कि मेरी जो नी है वो डिसलोकेट हो गई है, या फिर मेरे शोल्डर का कोई मसला पड़ गया है। तो इसमें बताएं कि हेल्दी रहने के डेफिनेटली ये जरूरी तो है, लेकिन इसको सही तरीके से करना कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह आप अपने प्रोफेशन के अंदर डायरेक्ट तो नहीं बन जाते ना कोई चीज़। अगर मैं डॉक्टर, ऐसे तो नहीं हुआ कि कल मैंने फैसला किया और आज बन गया। इसी तरह अगर आपने फिजिकल फिटनेस पे जाना है तो आपको ट्रेनर की जरूरत है। हमारे यहाँ लोग बहुत शाय फील करते हैं अपनी सेहत पे खर्च करते हुए। अगर आपने अच्छी फिजिकल फिटनेस करनी है, फर्ज करें मैं बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूँ, तो आप एक अच्छा ट्रेनर को लें। मैं फाइटिंग सीखना चाहता हूँ तो एक फाइटर से सीखें। मैंने योगा करना है तो योगा स्पेशलिस्ट से सीखें। इंजरीज इसीलिए होती हैं कि दे आर नॉट ट्रेन्ड इनफ टू डू द ट्रेनिंग। अब एक इंसान 20 किलो का वेट एक ट्रेनर उठा रहा है और एक 20 किलो का वेट एक नॉन बंदा जिसने जिंदगी में नहीं वजन उठाया, जिसने आज तक वो वाली ट्रेनिंग नहीं की, अगर आप वो वजन उठा के उठाएंगे तो उसकी कमर में इंजरी का रिस्क है, उसके शोल्डर में रिस्क है, उसकी नीज में रिस्क है। तो आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ इंजरीज होती है, मेरे पास भी आते हैं। तो मैं उनको यही बात समझाता हूँ कि आप अपनी सेहत पे खर्च करते हुए बिल्कुल नहीं घबराया करें। अगर आपको अच्छी फिजिकल फिटनेस चाहिए तो ट्रेनर हायर करें, 2 सेशन करें, 3 सेशन करें, वो आपको सिखा देगा, फिर बाकी आप खुद करें। बिल्कुल ठीक है। और आप बाहर भी जाते हैं, आपने देखा ही है, वहाँ पर भी जो खिलाड़ी होते हैं उनके साथ के पूरे बैचेस होते हैं जिसमें डॉक्टर्स भी शामिल होते हैं। आपको लगता है यहाँ पर हमारे खिलाड़ियों में भी इस चीज़ का फुकदान है, इस इल्म का फुकदान है कि आपको इस तरह के डॉक्टर्स की ज़रूरत हमेशा रहती है जो आपको फिट रखें, क्योंकि ये मसल मेमोरी है, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बिल्ड होती है। तो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, उसकी वजह बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। हमारे प्लेयर्स को एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर्स की ज़रूरत है। अभी बड़ी गुड न्यूज़ है कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, डॉक्टर जावेद मुगल, हु केम फ्रॉम लंदन एंड ही इज़ नाउ अपॉइंटेड एज अ पीसीबी हेड फॉर द डॉक्टर्स। ही इज़ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। इस तरह के क्वालिफाइड लोग अगर हमारी पाकिस्तान टीम को भी रन करेंगे तो दे विल कंट्रीब्यूट अ लॉट। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें ऐसे स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है जो हमारे मुल्क में हम उनको ट्रीट कर सकें। इसी बेसिस को मद्देनजर रखते हुए जो आपने स्टार्ट ऑफ टॉपिक डिस्कस किया था, हम जो हॉस्पिटल बना रहे हैं उसके अंदर पर्पस ये है कि इंशाल्लाह ताला वी विल मेक इट अ फीफा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विद स्वीडिश टीम, हमारे दोस्त हैं। वी विल आल्सो मेक इट अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स सर्जरी। और हमारे पास सारे ब्रिटिश ट्रेंड और इंटरनेशनल ट्रेंड सर्जन्स होंगे, फिजियोथेरेपिस्ट होंगे। और हमें उम्मीद है कि हम अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो आज भी हम ट्रीट करते हैं, हम उनको अपने मुल्क में ट्रीट करेंगे। और रिहैब सेंटर हमारा इतना बड़ा है जो पाकिस्तान में इससे बड़ा किसी ने नहीं बनाया, जिसमें हाइड्रो पूल से लेके इन्फिनिटी पूल है हमारे पास प्रोफेशनल जिम है। तो this will increase the functional outcome and fast recovery of our sports player and also for the public. राइट। और बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नी एंड हिप सोसाइटी, आपने विजन तो बताया कि आगे के लिए क्या किया जा रहा है। आपको लगता है कि ये जो है बड़े कम वक्त के अंदर इस तरह से होना शुरू हो जाएगा, और जो बेहतरीन आलमी मेयार के जो सर्जन्स हैं उन्हें भी आप जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं, तो इसमें टाइम कितना लग सकता है? वैसे देखिए, इस साल के आखिर या नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर वी आर ओपनिंग अप द हॉस्पिटल इन लाहौर। मेरे साथ और मेरे बहुत सारे कोलीग्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे सर्जन्स बाहर मुल्क से आ रहे हैं और इस मुल्क में भी अच्छे सर्जन्स हैं जो कि रिनाउंड हैं। बस सिर्फ ये कि हमें सबको मिलके काम करना है। और अगर हमारा फोकस ये हो कि हमने अपने पेशेंट की केयर अच्छी करनी है, उनको हाई क्वालिटी की सर्विस देनी है, तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग पाकिस्तान को भी मेडिकल टूरिज्म के लिए यूज करेंगे, जो मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था कि बनिस्बत ये हम यहाँ से टर्की जाएं और बाहर मुल्क जाएं सर्जरी कराने, वो हमारे पास आए, हमारे मुल्क में फॉरेन रेवेन्यू बने। और उसकी सब लोग बहुत अच्छा विजन है। और आप सोचते हैं कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम लोगों ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी इसके लिए पैगाम दिया है। मैंने मैसेजेस भी इसके ऊपर हमारे एक्सचेंज हुए हैं। I think Punjab government is very keen to promote health, and I feel that they are very positive toward giving good quality health. And I think if the way things are going and the way they are supporting us, हमें लगता है कि हमें देख के और लोग भी इस पे encourage होंगे और वो भी इसी क्वालिटी के मुख्तलिफ मेडिकल सेंटर्स बनाएंगे जिसमें स्टैंडर्ड इतना हाई होगा कि बाहर मुल्क से, इसलिए याद रखें बांग्लादेश से बहुत सारे पेशेंट जो आना चाहते हैं, बहुत सारे ईरान से पेशेंट आना चाहते हैं, बहुत सारे मिडल ईस्ट में हमारे पाकिस्तानी बैठे हुए जिनकी इंश्योरेंस इतनी नहीं है कि वो अफोर्ड
कर सके, तो हम उनको यहाँ ट्रीट करें, हमारे मुल्क के लिए भी फायदा होगा, हमारी एम्प्लॉयमेंट्स भी बढ़ेंगी, हमारे मुल्क का रेवेन्यू भी जनरेट होगा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर उमर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरह से वो बात कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में ऐसा ही होगा कि आलमी मेयार का जो इलाज है वो पाकिस्तान में भी फराहम किया जाएगा, और वहीं के जो सर्जन है उन्हें भी यहाँ इन्वाइट किया जा रहा है। यहाँ भी ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं बहुत सारे डॉक्टर्स के, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खुश आइंदा। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। अब बारी है एक्सप्रेसो किताब की और देखते हैं उसमें क्या बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। एक किताब है, उसमें से एक कोट से आगाज़ करना चाहूँगा। आई रिकॉल द वर्ड्स ऑफ दांते हु रिमाइंडेड अस दैट द हॉटेस्ट प्लेस इन द हेल इज़ रिजर्व फॉर दोज हु रिमेन न्यूट्रल इन टाइम्स ऑफ मोरल क्राइसिस। ये बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने किसी को समझाने के लिए एक जगह लिखा। ये किताब जो है ये है दुख्तर मिल्लत बेनज़ीर शहीद फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब ने लिखी। फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब ने ये जो किताब लिखी है ये बेसिकली बीबी शहीद की के हवाले से जो मुख्तलिफ लोग हैं उनके हवाले से जो उन लोगों का ताल्लुक़ रहा, बीबी की जो स्ट्रगल है उसके हवाले से भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की किताब है। सोवियत यूनियन में बेनज़ीर की पजीराई किस तरह हुई और वहाँ पे उसके हवाले से भी, और वाजिद शमसुल हसन की जो रफ़ाकत थी और उनकी जो नज़रियाती इस्तकामत जो बेनज़ीर में उन्होंने देखी उसके हवाले से बात होती है। फ़रखंदा बुखारी का इश्क़ हकीकी, सैयद आबिदा हुसैन जो है उनके हवाले से लिखा है। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको इस किताब में मिलती हैं। किताब बहुत ही मुख्तसर सी किताब है, शायद ये 2 घंटे की नशिस्त में पढ़ी जा सकती है, लेकिन इसके अंदर जो कोट्स हैं, ये मुख्तलिफ जो रेफरेंसेस हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। हर चैप्टर के आखिर पे तमाम बुक्स के और उनके रेफरेंसेस भी मौजूद हैं। अब एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ ये है कि फ़रखंदा जो है उन्होंने जब बीबी के हवाले से अपने ज़ाती ताल्लुक़ के हवाले से बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, तो उसका एक रेफरेंस जो है उन्होंने ये दिया कि फ़रखंदा लिखती हैं कि बीबी के खतूत का अंदाज़ बहुत खूबसूरत था। शुरू में तारीख़ लिखती डियर सिस्टर फ़रखंदा बुखारी, और ख़त के आखिर में योर सिस्टर बेनज़ीर भुट्टो लिखती। कभी कभार PSB लिख देती। लिखाई इतनी खूबसूरत कि मोती पुरोए हुए हों, बच्चे बड़े बूढ़े सब आसानी से पढ़ सकते थे। डॉटर ऑफ द ईस्ट लिखने से पहले ही अंदाज़ा होता था कि बीबी किताबें लिखी गई और कई किताबें लिखेंगी, और उन्होंने किताबें लिखी। दरअसल बीबी साहबा ने अपने गम का सही इस्तेमाल किया। आखिरी किताब द रिकन्सिलेशन इस्लाम डेमोक्रेसी एंड द वेस्ट, ये बीबी साहबा की आखिरी किताब थी और यही उनका नज़रिया हयात था। एक और जो वाक़या है वो बहुत ही खूबसूरत है। प्रोफेसर अदील मलिक ने लिखा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे। मैं इस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में DPhil का तालिब इल्म था। उनसे मुखातिब होते हुए, यानी बेनज़ीर शहीद से मुखातिब होते मेरे हाथों में लर्जिश सी आ गई। मेरे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पेश करदा गुरबत और गवर्नेंस के मारूज़ात को उन्होंने बहुत तवज्जो से सुना। उनके सवालात तुंदो तेज़ थे लेकिन तौहीन आमेज़ हरगिज़ नहीं थे। जब उन्होंने पूछा कि क्या मैं उनकी जमात में शामिल होने पर गौर कर सकता हूँ, हमें आप जैसे नौजवानों की ज़रूरत है, तो मैं कदरे मुतज़ब्ज़ब था। एतराफ़ किया कि मेरा मैदान तालीम और तहकीक है। वो मुस्कुराई जैसे हार न मानने का इरादा कर चुकी हूँ। तो फिर लिखो, उन्होंने कहा, तो लिखो, जुर्रत और जवान मर्दी से लिखो। और ये देखिए कि बीबी ने क्या कहा, और कहती है कि दुनिया को सियासतदानों से ज़्यादा दानिशवरों की ज़रूरत है। उनके वाले से ये मज़ीद लिखते हैं कि किसी माहिर जराह की तरह पैराग्राफ की कता बरीद करती, हर ख्याल का खोज लगाती और किसी स्कॉलर की तरह दलाइल को असर नौ मुरतब करती। मुझे लगता है कि वो गैर मामूली लीडर के से कहीं बढ़कर एक लिखाड़ी थी और माविन लिखाड़ी थी। उनके साबिक स्टाफ ने बाद में बताया कि कोई और वज़ीर आज़म मेहनत और जांफशानी में उनका शरीर भी नहीं। वो पॉलिसी फाइलों की रात गए तक जांच पड़ताल करती रहती। बेनज़ीर की ज़हानत थी। वो बहस व मुबाहिसे को पसंद करती, तफसील उन्हें बोझल महसूस न होती और नौजवान जहनों को खुशामदीद कहती। इस तरह के मुख्तलिफ लोग जिनका बेनज़ीर शहीद के साथ ताल्लुक़ रहा, उनके रेफरेंसेस को इकट्ठा किया है। उन्होंने जो किताबें लिखी, उनके जो रेफरेंसेस उसमें से इकट्ठे किए हैं फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब ने। ये किताब है, बहुत ही मुख्तसर सी किताब है, और ये संग मील पब्लिकेशंस लाहौर ने शाया की है। ये ज़रूर देखिएगा। और एक किताब और है, वो है लाहौर एक कौसे कज़ा, लाहौर की तारीखी, सकाफती, सियासी और अदबी दस्तावेज़। लाहौर पे लिखने लिखाने का जो ताल्लुक़ है वो तकरीबन, उसकी अगर तारीख देखी जाए तो वो 150 साल है। और बिल्ला मुबालगा लाहौर पे सैकड़ों किताबें लिखी गई। फॉरनर्स ने बहुत सारी लिखी। कन्हैया लाल की किताब यानी तारीख़ लाहौर से एक सिलसिला शुरू होता है और वो आज तक इसी तरह जारी है। और आप ये नहीं कह सकते कि अभी भी लाहौर को मुकम्मल तौर पे दरियाफ्त किया जा चुका है, या लाहौर की तारीख़ को दरियाफ्त किया जा चुका है, या लाहौर के जितने भी दूसरे समाजी पहलू हैं, कल्चर है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उनको किया जा चुका है। तो इस हवाले से लाहौर एक कौसे की कज़ा जो है वो तलत शफ़ीक ने लिखी है।
जब आप कन्हैया लाल की किताब पढ़ते हैं तो आपको एविडेंसेस बहुत सारे नहीं मिलते। उसकी वजह यह है कि वो शवाहिद जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, इमारतें जो हैं वो ज़मी बोस हो गई, गिरा दी गई, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तमाम चीज़ें जो है चेंज होती रहती हैं। इस किताब का खासा ये है कि ये मौजूदा हवाले से भी है कि इस वक्त अगर आप एक एज ए टूरिस्ट आप तारीख़ के तालिब इल्म के हवाले से या आर्कियोलॉजी के तालिब इल्म के हवाले से अगर आप लाहौर की सैर करना चाहें, लाहौर को दरियाफ्त करना चाहें, तो ये किताब बहुत ही खूबसूरत किताब है। इसमें तमाम जो मकाबिर हैं उनके हवाले से जिक्र है, हवेलियाँ जो हैं जो कि बहुत ही अहम हैं उन हवेलियों का जिक्र है, टलिंगटन मार्केट, जनरल पोस्ट ऑफिस, उनकी जितनी भी तारीख़ है उस हवाले से भी है। तो एक टूरिस्ट के हवाले से ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसी तरह जो यहाँ पे जो बड़ी शख्सियात हैं उनके हवाले से एक अलहदा वो है, वो तमाम शख्सियात पे भी बात की गई है। तो ये किताब भी ज़रूर देखिएगा। इसकी जो पब्लिशर है वो हादिया अलीमा सेंटर, गजनी स्ट्रीट, उर्दू बाज़ार, लाहौर है। ये किताब भी ज़रूर देखिएगा। कुतुबीनी को ज़रूर फ़रोग़ दीजिए, किताब को ज़रूर इज़्ज़त दीजिए। और किताबें अब जो हैं एक्सेस करना बहुत आसान है, ऑनलाइन आप बड़ी आराम के साथ किताबों को, यानी एक किताब की दुकान पे जब आप जाते हैं तो यकीनन उस वक्त आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। घर में जब आप बैठे होते हैं तो ये जो ऑनलाइन बुक्स आपको मिल रही होती हैं, बहुत सारे स्टोर्स होते हैं, बड़े आराम के साथ ये किताबें जो हैं आप खंगाल सकते हैं, फिर उसमें से चूज़ कर सकते हैं और घर मंगवा सकते हैं। सो बच्चों में भी आदत डालिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें। देखते रहिए एक्सप्रेसो किताब। सेगमेंट आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन जाते जाते एक रिमाइंडर हमने आपको देना है। बारिश होनी आज जी हाँ, तो तैयारी पकड़ लें। आप लोग के जो कह रहे थे ना कि सर्दी चली गई है और वापस नहीं आएगी, तो सर्दी वापस आ रही है जनाब। आज से बारिशों का सिलसिला दाखिल हो रहा है, में रख दी थी उनको वापस निकालने। और ये हम नहीं कह रहे, महकमा मौसमियात वाले कह रहे हैं कि जी सर्दी लौट कर आ रही है। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।